हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल में किस तरीके का चेंज हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक मैप यहाँ पे दिखाया गया, मैप 1 यहाँ पे जैसा कि एक मैप है और एक मैप यहाँ पे है। एक मैप यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि आज जैसा हम लोग का मैप है उसी टाइप का कुछ लग रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक मैप है और यहाँ पे एक मैप है जो यहाँ आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों मैप को देखिए, ठीक है। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। मैप 1 वाज मेड इन 1154 सी। सी मतलब कॉमन ईरा, ठीक है, कॉमन ईरा। सी को एडी भी लिखते हैं हम लोग, सी को हम लोग एडी भी लिखते हैं, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। कॉमन ईरा आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इट वाज मेड इन 1154 सी बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। तो अल इदरीसी के द्वारा ये मैप बनाया गया। एक बार और यहाँ पे नोट कर दूं कि अल इदरीसी सबसे पहले कार्टोग्राफर थे, मतलब कि सबसे पहला मैप उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। द सेक्शन प्रोड्यूस्ड हियर इज द डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो दिखाया गया इंडियन कंटिनेंट का मैप बनाया गया, मतलब कि इंडिया का मैप बताया गया है, ठीक है। भले ही इंडिया के जैसा इसका शेप लग नहीं रहा हो अभी, लेकिन उस समय इंडिया का ही बनाया गया था, ठीक है। मैप 2 वाज मेड इन 1720 बाई फ्रेंच कार्टोग्राफर। तो मैप 2 जो है मतलब नीचे वाला जो मैप है 1720 में बनाया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मैप, तो ये आज की इंडिया जैसा लग रहा है ना। ये किसको द्वारा बनाया गया था? सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, एटलस न्यूवो ऑफ, ये फ्रेंच नाम है ना, मतलब ये फ्रेंच के कोई आदमी थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो वही हम बताया कि फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया है 1720 में। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो आर द सेम एरिया। तो ये दोनों मैप जो है एक ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में से देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि अल इदरीसी वाले मैप पे देखा जाए तो इसमें साउथ ऊपर में है, इसमें जो है साउथ ऊपर में है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका शेप ऐसे है ना, ये श्रीलंका को दिखाया गया और ये ऐसे शेप आप देख सकते हैं जो हमारे इंडिया का साउथ वाला पोर्शन ऐसा लग रहा है। तो ये बताया कि श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो प्लेस का नेम है वो अरेबिक में लिखा गया है। कार्टोग्राफर ऐसे आदमी को बोलते हैं जो मैप बनाते हैं। आगे आप पढ़ते हैं एंड देयर आर सम नोन प्लेसेस लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन मैप एज कनौज। तो जैसे यहाँ पे कनौज का स्पेलिंग ऐसे लिखा गया, अभी कनौज के से लिखा जाता है। मैप 2 विच वाज मेड नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1। तो मैप 1 1100 समथिंग का था, मैप 2 1720 का था, है ना, 1720 का। तो ये दोनों मतलब 600 साल का लगभग अंतर है। ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो इतने समय में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास गया। दिस मैप सिम्स मोर फेमिलियर टू अस। ये मैप जो है हम लोग के पास ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि आज भी हम लोग इसी तरह का मैप है, हम लोग का जो मैप है, ठीक है। और एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल। तो कोस्टल एरिया जो ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है ना, कोस्टल एरिया बीच वाले एरिया के मुकाबले कोस्टल एरिया ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयजेज। तो जब यूरोपियन सेलर या फिर यूरोपियन मर्चेंट जब आते थे तो अपने रास्ते में, है ना, अपने नाव पे इसी मैप का यूज करते थे। आगे पढ़ते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर इन 2 पीरियड। कहा जा रहा है कि देखा जाए तो दोनों पीरियड में जो कार्टोग्राफी का साइंस है वो भी डिफरेंट है। व्हेन द हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू सेंसिटिव द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। तो कहा जा रहा है कि जब भी हिस्टोरियन पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं जो काफ़ी पहले लिखा गया है, तो उनको कुछ दिक्कत होता है। दिक्कत कैसे होता है? तो जगह का नाम जो है उतने दिन में चेंज हो जाता है ना, स्पेलिंग चेंज हो जाता है। तो इसके कारण उनको मिलाना पड़ता है कि क्या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा। कभी कभी मीनिंग अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे पहले यदि देखा जाए तो फॉरेनर का मतलब होता था, आज फॉरेनर का मतलब क्या होता है? जो दूसरे कंट्री से आया है। लेकिन उस समय फॉरेनर का मतलब होता है जो दूसरे मतलब कि उस गांव का नहीं है। यदि दूसरे गांव का भी आदमी आ जाता तो उसको फॉरेनर ही बोला जाता था। यदि दूसरे शहर का आ जाता था उसको भी फॉरेनर बोला जाता था। तो जैसे फॉरेनर का मीनिंग हर बार चेंज हो गया, मतलब उस समय से अभी चेंज हो गया। तो उसी तरह से कई ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है, कई जगह का नाम चेंज हो जाता है, तो उनको ये मिलाना पड़ता है। उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेज विद टाइम। तो कह रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन लिखा गया है इस समय के अनुसार चेंज हो जाता है उनका, उसी लैंग्वेज में, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कई लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। मिडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जैसे कहा जा रहा है कि जो मिडिवियल पर्शियन है, जो पुराना फारसी है, आज के फारसी से डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर। तो सिर्फ ग्रामर और वोकेबुलरी में डिफरेंट नहीं है, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, ठीक है। मतलब कि वर्ड का जो मीनिंग वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे टेक द टर्म हिंदुस्तान।
तो जैसे एक हिंदुस्तान टर्म को ही ले लीजिए, तो फॉर एग्जांपल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इन इंडिया, तो हिंदुस्तान को हम लोग आज भारत समझते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज एक बुक है, ठीक है, जो पर्शियन में लिखा गया है, ठीक है, मिनहाज ए सिराज एक बुक है जो पर्शियन में लिखा गया, तो 13th सेंचुरी में लिखा गया था। तो वहाँ पे हिंदुस्तान का मतलब क्या था, ये पंजाब के आसपास का जो एरिया था, पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, तो इतने दूर के लिए हिंदुस्तान यूज किया जाता था, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान का ही मतलब अब चेंज हो गया, अब मतलब हिंदुस्तान का मतलब क्या है, कंप्लीट इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये हिंदुस्तान है। लेकिन उस समय हिंदुस्तान किसके लिए बारे में लिखा गया था, मिनहाज सिराज में, तो एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान, तो खास करके ऐसे एरिया के लिए हिंदुस्तान बोला गया था जो दिल्ली सुल्तान के अंदर था। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म ओवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान एरिया में जो है साउथ इंडिया को शामिल होने लगा। बाई कॉन्ट्रेस्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फॉना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसी तरह से देखा जाए तो 16th सेंचुरी में, है ना, जब बाबर यहाँ पे आया था, ठीक है, तो उस समय बाबर हिंदुस्तान वर्ड का यूज किस सेंस में करता था, तो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके कल्चर, वहाँ का फौना फ्लोरा, वहाँ का ज्योग्राफी, हर मतलब इंडिया के ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में उसको हिंदुस्तान कहता था। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, ठीक है। उस समय हिंद भी कहीं कहीं बोला जाता था, जैसे अमीर खुसरो का पोएम में लिखा जाता था हिंद। व्हाइल द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिडंट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद टुडे। तो कहा जा रहा है कि जैसे उस समय भी जैसे भारत बोला जाता था, जैसे हिंदुस्तान को कहीं पॉलिटिकल सेंस में नहीं लिया गया उन लोग के द्वारा, जो भी बाहर के लोग थे उस समय हिंदुस्तान को पॉलिटिकल सेंस मतलब एक पॉलिटिकल कंट्री के रूप में नहीं लिया जाता था, एक कल्चर के रूप में हिंदुस्तान को लिया जाता था, ठीक है। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, जैसे हिस्टोरियन को जो टर्म के बारे में जो है इसीलिए सावधानी बरतना पड़ता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है फॉरेनर का, इट इज इन द टुडे द समवन हु इज नॉट इंडियन। आज फॉरेनर का मतलब क्या होता है, जो इंडियन नहीं है, जो भारतीय नहीं है, जो भारत का नहीं, दूसरे कंट्री से आया है। इन मिडिवियल पीरियड फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज, तो कहा जा रहा है कि मिडिवियल पीरियड में देखा जाए तो फॉरेनर किसको कहते थे, कोई भी स्ट्रेंजर यानी कोई भी अजनबी आदमी, उसको हम लोग फॉरेनर बोल देते थे, ठीक है, जो दूसरे गांव का आया हो या दूसरे शहर का आया हो। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो मतलब कि उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो उसको फॉरेनर बोला जाता था। हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, हिंदी में ऐसे लोगों को परदेसी बोला जाता है और फारसी में अजनबी बोला जाता है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, तो कहा जा रहा है कि जैसे कोई सिटी में रहने वाला आदमी है तो और एक फॉरेस्ट में रहने वाला आदमी है, तो सिटी वाला आदमी फॉरेस्ट वाले आदमी को फॉरेनर बोल देता था। बट टू पीजेंट लिविंग द सेम विलेज वे आर नॉट फॉरेनर, लेकिन दो आदमी या दो किसान जो एक ही विलेज में रह रहा है वो आपस में फॉरेनर नहीं थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। यानी फॉरेनर उस समय अनजान आदमी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज किसके लिए यूज करते हैं, जो दूसरे कंट्री से आया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज के बारे में, कैसे सोर्सेज का यूज करते हैं। हिस्टोरियन से डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्टोरियन जो है किस पीरियड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि किस एज के बारे में, किस समय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से सोर्स को चूज करते हैं, या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा है इसके हिसाब से सोर्स को चूज करते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, तो पिछले साल हम लोग गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर, तो आज हम लोग जो है उसके बाद मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी के 1000 साल बाद क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब 700 से 750 ईस्वी तक के बारे में इस बार हम लोग पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, तो जैसे पिछले बार में जो पढ़ रहे थे वहाँ पे जो सोर्स यूज किया जाता था, वहाँ पे क्या सोर्स यूज करते थे, क्वाइन यूज करते थे, स्कल्पचर का यूज करते थे सोर्स के रूप में, पिलर्स का करते थे, इंस्क्रिप्शंस का करते थे, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज किया जाता था सोर्स पता करने के लिए। तो यहाँ भी लगभग कहीं कहीं ऐसा यूज किया जाएगा। दे स्टिल रिलाई ऑन क्वाइन, अभी भी वो क्वाइंस पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड पे, इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट है। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन कुछ नया चीज़ भी यहाँ मिलेगा। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज, तो कहा जा रहा है कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड पहले 1-2 होते थे तो अब उसका नंबर बढ़ जाएगा, है ना। जैसे पुराने ज़माने के लिए हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इस पीरियड के बारे में पढ़ने के लिए 700 से 750 के बीच में पढ़ने के लिए हमारे पास कई ज़्यादा बुक हैं। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर, तो कहा जा रहा है कि इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा किताब हमारे पास क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इस पीरियड में पेपर आसानी से मिलने लगा, सस्ता मिला और ज़्यादा अवेलेबल हुआ, ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल हुआ। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, तो पीपल जो है पेपर का यूज कहाँ करते थे, होली टेक्स्ट लिखने में, अपने पवित्र टेक्स्ट को लिखने में, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, राजा का मतलब क्रोनोलॉजी लिखने में,
लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो साधु लोग पढ़ाते थे उनके बारे में लिखने के लिए। पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो जुडिशियल रिकॉर्ड होता था, पेटिशन होता था, उसको लिखने में। एंड फॉर रजिस्टर अकाउंट एंड टैक्सेज, या फिर अकाउंट बनाने में, टैक्सेज के बारे में लिखने में। मैन्यूस्क्रिप्ट पर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया जाता था वेल्दी पीपल के द्वारा, रूरल के द्वारा, मोनेस्ट्री यानी मठ के द्वारा, टेम्पल के द्वारा। दे पर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, तो कहा जा रहा है कि उनको लाइब्रेरी में रखा जाता था या फिर आर्काइव में रखा जाता है। आर्काइव क्या होता है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट को रखा जाता था। टुडे नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आर्काइव हियर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन, तो आज भी जो है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्काइव होता है जहाँ पे अपने पुराने रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन को रखते हैं। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, तो कहा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है हिस्टोरियन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पुराने ज़माने के बारे में, लेकिन उनका यूज करना ही डिफिकल्ट है क्योंकि उनका लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आता है। बहुत सारा मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ पेपर, पेपर का वैल्यू यहाँ पे बताया गया। कंपेयर द फॉलोइंग, इन द मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक बट ही डिडंट हैव एनफ पेपर, तो कहा जा रहा है कि जैसे मिडिल मतलब कि 13th सेंचुरी के मिडिल की बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे यदि कोई आदमी जो है बुक का कॉपी करना चाहता था, मतलब कि एक बुक का दूसरा कॉपी निकालना चाहता था, उसी जैसा उसका लिखना चाहता था उसके जैसा, तो उसके पास पेपर अवेलेबल नहीं था। सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ही डिडंट वांट ड्राइड द पेपर एंड यूज, तो कहा जा रहा है कि तो फिर उसके बारे में वो क्या करता था, जो भी ऐसा मैन्यूस्क्रिप्ट जो उसके पास पुराना हो जाता था, मतलब जिस मैन्यूस्क्रिप्ट के लिखे हुए कई साल हो जाते थे या उसको लगता था कि मैन्यूस्क्रिप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको धो देता था, उस पर दोबारा लिखता था। A century later, if you bought some food in the market, you could feel lucky and have the shopkeeper wrap it in some paper, तो कहा जा रहा है कि उसके कुछ साल बाद, a century later मतलब कि 100 साल बाद, है ना, इफ़ यू बाउट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर, तो कहा जा रहा है कि जैसे उसके बाद पेपर इतना सस्ता हो गया कि दुकानदार जो है उसमें बेचने लगा सामान। आज भी जैसे हम लोग जब किराना दुकान में या फिर किसी सामान में जाते हैं खरीदने किसी दुकान में, तो पेपर में हमको मटेरियल करके उसमें रैप करके देता है ना, तो उसके बाद पेपर इतना सस्ता हो गया। जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है वैल्यू ऑफ पेपर, पहले पेपर का कितना कमी था और अब कितना पेपर मिल गया 100 साल के अंदर ही। आगे देखते हैं, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, तो उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। सो स्क्राइब्ड कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, जो स्क्राइब होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथ से लिखते थे। इफ़ यू एवर कॉपीड ऑफ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दिस नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज, तो कहा जा रहा है कि कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं होता था, हम लोग को 2-4 पेज लिखना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। समटाइम यू कैन नॉट रीड अबाउट फ्रेंड हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन, तो जैसे आप मान लीजिए किसी दोस्त के कॉपी से लिख रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि उसका राइटिंग हम लोग को नहीं पता चलता, तो हम लोग गेस करते हैं, वहाँ पे अंदाज लगाते हैं कि क्या लिखा हुआ होगा ना, और उसके बाद लिख लेते हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स होमवर्क, तो क्या जा रहा है कि इससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड के कॉपी और आपके कॉपी में डिफरेंट हो जाता है ना, वहाँ पे कुछ चेंज आ जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग समवट सिमिलर, उसी तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट के कॉपी करते समय भी ऐसा होता था, एक दूसरे का राइटिंग नहीं पता चलता था तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता था, है ना। दीज स्मॉल डिफरेंसेज ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो कह रहा है कि उसी मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते करते क्या हो जाता था कि एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट में डिफरेंट वर्ड लिखा जाता था। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट काफ़ी कम मिलता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब, तो हम लोग टोटली किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, जो कॉपी दूसरे स्क्राइब के द्वारा लिखे गए उनके पर डिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, इसलिए हिस्टोरियन को डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है ताकि वो गेस कर सके कि ओरिजिनल वाला क्या लिखा होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे एक इमेज क्या किया, पेंटिंग ऑफ स्क्राइब मेकिंग ए कॉपी, तो यहाँ पे एक ये पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग में दिखाया है कि स्क्राइब किस तरीके से कॉपी करता था, इसमें से देख के इसमें लिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ इट साइज इज कॉल्ड अ मिनिएचर, तो कहा जा रहा है पेंटिंग काफ़ी छोटा था, 10.5 सेंटीमीटर लंबा और 7.1 सेंटीमीटर चौड़ा था, तो ये काफ़ी छोटा पेंटिंग था इसलिए इसको मिनिएचर बोला जाता है। मिनिएचर पेंटिंग और समटाइम यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट में भी कभी कभी मिनिएचर पेंटिंग डाला जाता था। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट अपार्ट एंड सोल्ड दैट मिनिएचर, ठीक है। तो जैसा बताया जा रहा है कि वो पेंटिंग जो होता था मैन्यूस्क्रिप्ट में काफ़ी ब्यूटीफुल होता था, यहाँ तक कि ऐसे किसी को मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते थे वे लोग मैन्यूस्क्रिप्ट को रख करके उसमें जो पेंटिंग बनाया था उसको अलग से बेच देते थे, जैसे यहाँ बताया गया, तो छोटे पेंटिंग को मिनिएचर कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट हैंड राइटिंग है जिसके कारण से पर्शियन या अरेबिक पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, द नेस्टैलिक स्टाइल ऑन इज लेफ्ट इज कर्सिव एंड इजी टू रीड, ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं नेस्टैलिक स्टाइल, ठीक है। जैसे पर्शियन लिखने का भी कई स्टाइल है, तो ये है नेस्टैलिक स्टाइल, ये कर्सिव में लिखा जाता है। कर्सिव यानी कि जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना कि
जैसे किसी चीज़ को लिखना है तो उसमें पेन को हम लोग उठाते नहीं, डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यूसली लिखते जाते हैं, उसी तरीके से। एंड ईजी टू रीड। नेक्स्ट है शिकस्ते इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। तो ये जो है शिकस्ते स्टाइल है जो काफ़ी डेंस है इसके मुकाबले, और इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। तो कहा जा रहा है कि क्रॉनिकल्स को रिवाइज करना पड़ता था। क्रॉनिकल्स यानी कौन सा राजा पहले आया, कौन सा राजा बाद में आया, उसको रिवाइज करना पड़ता था। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 ईयर लेटर। तो कहा जा रहा है कि 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल था जिसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, मतलब कि जियाउद्दीन बर्नी एक आदमी थे जो क्रॉनिकल लिखते थे, इसलिए इनको क्रॉनिकलर बोला गया है। जो एक पहला क्रॉनिकल लिखे 1356 में, 2 साल बाद उसको रिवाइज करना पड़ा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिडंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अल्टिल द 1960। तो कहा जा रहा है कि दोनों जो क्रॉनिकलर है दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है ना, फ्रॉम ईच अदर डिडंट। लेकिन हिस्टोरियन को पता ही नहीं था कि हिस्टोरियन को पहले सेकेंड वाला वर्जन मिला तो उनको लगा कि सिर्फ यही एक लिखा गया है। 1960 के बाद जो है पहला वाला वर्जन मिला तो हिस्टोरियन को पता चला कि मतलब कि क्रॉनिकल एक और था। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। नेक्स्ट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड अकर्ड ओवर द पीरियड। कहा जा रहा है कि इस पीरियड में 700 से 1750 के पीरियड में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। इसके कारण से हिस्टोरियन को यहाँ पे काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है इसके बारे में बताने में। अ डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड नाउ न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। तो कहा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट क्या हुआ है, तो नए नए टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए, लाइक द पर्सियन व्हील इन इरीगेशन। जैसे इरीगेशन में एक पर्सियन व्हील आया था, हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पर्सियन व्हील एक इरीगेशन में यूज किया जाता था, एक अलग तरह का इक्विपमेंट था, मशीन था, ऐसा बोल सकते हैं। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। वीविंग में मतलब कि कपड़ा जहाँ पे बुना जाता है वहाँ पे स्पिनिंग व्हील आया था, पहले हाथ से बुना जाता था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और फिर लड़ाई के क्षेत्र में फायर आर्म्स आया था। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेज अराइव्ड इन सब कंटिनेंट, यानी कि इंडिया में नए नए तरह के फूड और बेवरेज आए। जैसे पोटैटो पहले इंडिया में नहीं होता था, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, ये सब इंडिया में नहीं होता था, ठीक है, सब बाहर से आया। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। तो नया इनोवेशन जो है टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स ये लोगों के साथ आया। वो ब्राउट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंज। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये काफ़ी चेंजिंग का पीरियड था। यहाँ पे कई तरह के चेंज आए, हर तरीके का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हर तरह का चेंज आया। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कई पीपल ग्रुप बना करके अपॉर्चुनिटी के खोज में, है ना, मतलब कि मौका के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। वंस ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, सरनेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र। तो कहा जा रहा है कि इसमें एक ग्रुप सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुआ इस पीरियड में वो था राजपूत, जो राजपुत्र से लिया गया, मतलब उसका ओरिजिनल वर्ड राजपुत्र है, यानी राजा का बेटा, द सन ऑफ अ रूलर। Between the 8th and 14th century, the terms was applied more generally to group of warrior who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो कहा जा रहा है कि राजपुत्र जो वर्ड था 8वीं से 14वीं सेंचुरी तक उन लोगों के लिए यूज किया जाने लगा जो ग्रुप ऑफ वॉरियर थे। वॉरियर यानी कि वॉरियर क्लास के लोग थे, युद्ध में लड़ने वाले लोग थे, जिनको क्षत्रिय भी कहा जाता है। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चिफ्टियंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर सर्विंग द आर्मी। तो इसमें न सिर्फ रूलर और उसके जो राजा के जो चीफ होते थे वही दोनों नहीं शामिल थे, बल्कि जो सोल्जर या फिर जो कमांडर जो आर्मी में सर्व करते थे, ठीक है, उनको भी बोला गया। कैवलरी कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलोर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड द राजपूत बाय द पोएट्स एंड बार्ड्स। तो कहा जा रहा पोएट्स के द्वारा, ठीक है, राजपूत को डिस्क्राइब किया गया कि काफ़ी बहादुर होते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा साहस होता था, और लॉयल होते थे यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते थे, ईमानदार होते थे, ऐसा बोल सकते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ। कायस्थ मेनली अस्क्राइब कास्ट के होते थे, अस्क्राइब यानी कि जो लिखा करते थे। ऑल्सो इज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो ये लोग भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुके थे अब। थ्रू आउट द पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पूरे पीरियड में, मतलब 700 से 1750 का जो पीरियड था उस समय काफ़ी ज़्यादा जंगल का सफाई किया गया एग्रीकल्चर के लिए। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर। तो कहा जा रहा है कि किसी किसी एरिया में काफ़ी तेज़ी से चेंजिंग आया, किसी किसी एरिया में धीरे धीरे चेंजिंग आया। चेंजिंग इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो कहा जा रहा है कि उनके हैबिटेट में चेंज होने के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर जो थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट। तो कई फॉरेस्ट ड्वेलर जो है अब किसान बन गए थे जंगल के साफ करके। दिस न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चिफ्टियंस एंड प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो कहा जा रहा है कि अब वो भी सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे।
एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज एंड ऑफर गुड टू सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स। तो कहा जा रहा है कि उनको भी टैक्स देना पड़ता था राजा को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज अमंग पीजेंट्स। तो कहा जा रहा है कि इसके कारण क्या हुआ कि पीजेंट्स के बीच में, किसानों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ, किसी के पास ज़्यादा खेत हो गया, किसी के पास कम हो गया। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास लैंड तो था ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ज़्यादा फर्टाइल था, किसी के पास कैटल भी था तो वो भी ज़्यादा अमीर हो गए। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। तो कहा जा रहा है कुछ लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो करते ही थे, खाली समय में लीन सीजन में आर्टिस्ट वाला वर्क भी करते थे, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। इसके कारण सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होने लगा। सोसाइटी बिकर मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जाति और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो कहा जा रहा है तो फिर लोगों को जाति में बांटना पड़ा यहाँ पे, है ना, कास्ट में बांटना पड़ा, और उनको रैंक दिया जाने लगा उनके काम के बैकग्राउंड के आधार पे। रैंक्स वे आर नॉट फिक्स परमानेंटली बट वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। जो रैंक था, है ना, परमानेंटली फिक्स नहीं था बल्कि चेंज होते रहता था पावर के अनुसार, रिसोर्स के अनुसार, उनके इन्फ्लुएंस के अनुसार। कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। तो जाति तो थे, उसके अंदर कास्ट के अंदर सब कास्ट बन चुका था ना। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और कहा जा रहा है कि एक ही जाति का स्टेटस जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में वेरी करता था। मतलब कि एक जाति के लोग यहाँ पे हाई क्लास में गिन रहे हो ना, तो दूसरे जगह लो क्लास में गिनते होते थे, ऐसा भी होता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जाति अपने मेंबर को, मतलब कि अपने मेंबर के लिए अपना रूल बनाती थी। दिस रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। तो ये रेगुलेशन जो है एल्डर्स के असेंबली के द्वारा मतलब कि इन्फोर्स किया जाता था। डिस्क्राइब इन सम एरिया जाति पंचायत, जिसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है कहीं कहीं। बट जाति विल आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन जाति को अपने विलेज का कानून भी फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेज आर गवर्न बाय चिफ्टियन। तो अधिकांशतः मतलब कि बहुत सारे विलेज जो है राजा के चीफ के द्वारा गवर्न किए जाते थे। टुगेदर दे वर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट लोग पढ़ते हैं रीजन एंड एम्पायर के बारे में। तो लार्ज स्टेट लाइक दो, जब चोल, तुगलक और मुगल्स इनकम्पास्ड मैनी रीजन। तो जैसे बड़े बड़े स्टेट जो बने, जैसे चोल जिसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और मुगल चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, उनके द्वारा बड़ा बड़ा रीजन इनकम्पास किया जाने लगा। असंस्कृत प्रशस्ति चैप्टर 2 फॉर द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति। जैसे कहा जा रहा है प्रशस्ति यानी कि जिसमें तारीफ किया जाता था लोगों का, क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ना था। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयाजुद्दीन बलबन एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्टेज फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ऑफ गजनी, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ऑफ गजनी इन द अफगानिस्तान इन वेस्ट ऑफ इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि जैसे गयाजुद्दीन बलबन के बारे में एक प्रशस्ति लिखा गया है ना, उसके प्रेजिंग में एक लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि एक बड़े एम्पायर पे रूल करता है था जो बंगाल था ईस्ट में, मतलब कि ईस्ट में बंगाल से लेकर के गजनी यानी कि अफगानिस्तान था वेस्ट में, वहाँ तक शामिल था। उसके अलावा साउथ इंडिया यानी द्रविड़ वाले एरिया को भी वो मतलब कि रूल करता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गॉड यहाँ पे बोला जाता है बंगाल को, ठीक है। आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। हिस्टोरियंस रिगार्ड देज एक्सग्रेटेड क्लेम ऑफ कन्क्वेस्ट। तो कहा जा रहा है हिस्टोरियन के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जो प्रशस्ति में लिखा रहता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा रहता है, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे इस मैप को देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल के सहारे दिया गया, जैसे बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ पे किया हुआ है। जैसे 1 नंबर पे क्या है, सिविस्तान, 1 नंबर यहाँ पे सिविस्तान यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखिए जैसे उच, थर्ड है मुल्तान, मुल्तान आज भी पाकिस्तान में इधर वाला इलाका है, सेकंड थर्ड है दोनों। उसके बाद कालानूर, लाहौर, ठीक है, 4 नंबर है कालानूर, 5 नंबर है लाहौर, तो आज भी ये लाहौर यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जैसे डिफरेंट लगभग 24 का नाम लिखा है ना, तो जैसे 24 यहाँ पे मालाबार है, तो एक इस चीज़ का है यहाँ पे। तो प्रोविंसेज ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रेन अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन सोर्स। तो इजिप्टियन सोर्स में ऐसा बताया गया कि मोहम्मद तुगलक का कहाँ कहाँ एम्पायर था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं लैंग्वेज एंड द रीजन, लैंग्वेज और रीजन के बारे में पढ़ते हैं। इन 1318 पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ द लैंड। तो जैसे कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो के द्वारा ऐसा लिखा गया कि इस जमीन मतलब कि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया जाता है रीजन के हिसाब से। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन सौदर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, मालाबारी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, है ना, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिंदवी इन अराउंड दिल्ली। तो अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रेस्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत वी डिडंट बिलोंग टू एनी लैंग्वेज। तो कहा जा रहा है अमीर खुसरो के बारे में, मतलब अमीर खुसरो के अनुसार ये कहा गया कि सब जगह तो अपना लैंग्वेज था, संस्कृत कोई एक एरिया का लैंग्वेज नहीं था। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डिडंट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। तो कहा जा रहा है कि संस्कृत के बारे में लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा कि कॉमन पीपल इसके बारे में नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स जानते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बाई 700 मैनी रिलीजियस
मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन। तो कहा जा रहा है 700 ईस्वी तक कई ऐसे एरिया थे जिनका अपना एक जियोग्राफिकल डायमेंशन था, अपना एक लैंग्वेज था, अपना एक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक था, है ना। उसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। देर आर आल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। वो जो है अपने एक उनका एक पर्टिकुलर डायनेस्टी हुआ करता था, उसी से एसोसिएटेड थे। देर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट विद इन दिस स्टेट। एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अधिकांशतः कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोल, खिलजी, तुगलक एंड मुगल्स वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। तो कहा जा रहा है लेकिन कुछ डायनेस्टी के द्वारा एम्पायर बनाया गया जो कि पैन रीजनल था, मतलब उनको रीजन से नहीं मतलब था, वो बड़े बड़े रीजन को इंक्लूड करते थे। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल। कहा जा रहा है कि इसमें कि सारे एम्पायर स्टेबल नहीं थे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द रीइमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट। तो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया, तो उसके बाद कई दूसरे स्टेट रीइमर्ज हुए। बट ईयर ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल है अल्टर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। लेकिन इम्पेरियल यानी कि जब शासन हुआ अंग्रेजों का, ठीक है, दूसरे देश से आए लोगों का, तो इससे रीजन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कंट्रीज रीजन वेयर लेफ्ट विद द लीगेसी ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। दिस वाज एपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड सेंट ट्रेडिशन। तो कहा जा रहा है कि जैसे जहाँ पे जिस लोगों का ज़्यादा दिन तक शासन रहा था, है ना, उनका कल्चर वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करता था, ठीक है। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 and 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिडंट ग्रो इन आइसोलेशन। दिस रीजन्स फेल्ड द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैरेंजल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लॉन्ग देयर डिस्टिंक्टिव्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो बड़े बड़े एम्पायर बने, तो फिर भी उनके एम्पायर आ जाने के बाद भी वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज था वो भी फ्लोरिश करता रहा, उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो आइसोलेशन में नहीं चले गए, मतलब वो ख़त्म नहीं हो गए, है ना। नेक्स्ट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें है कि द 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री डेट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो 1000 वर्ष का हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कई चेंज हुए, कई डेवलपमेंट रिलीजियस ट्रेडिशन में। पीपल बिलीव इन डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। तो कहा जा रहा है कि भगवान में विश्वास किसी किसी लोगों का पर्सनल था कभी कभी, लेकिन अधिकांशतः लोग उसमें विश्वास करते थे कलेक्टिव रूप में। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो कहा जा रहा है कि लोकल कम्युनिटी के डिफरेंट वहाँ के कल्चर, वहाँ का सोशल ट्रेडिशन वगैरह रिलीजन के आधार पर होता था। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड सो डिड देयर बिलीफ। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड एट इंपॉर्टेंट चेंजेड अकन इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। तो कहा जा रहा है कि इस समय भी काफ़ी चेंज हुआ, जैसे हिंदुइज्म जिसको हम लोग आज बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटी, जो यहाँ पे नए नए देवी देवताओं का वहाँ पे पूजा होने लगा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। तो नए बड़े बड़े मंदिर बनने लगे हैं ना राजाओं के द्वारा। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। द ब्राह्मण को संस्कृत आती थी, इसके कारण से उनको काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिला। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसिडरेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ पैट्रन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। तो कहा जा रहा है कि और ब्राह्मण को सपोर्ट किनका मिलता था, तो नए नए रूलर का, जो मतलब कि अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते थे, तो उनके पैट्रन के द्वारा। पैट्रन किसको बोलते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन। तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा अमीर आदमी जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो और जो दूसरे आदमी को सपोर्ट करता है, उसको पैट्रन बोलता है। वो दूसरा आदमी कोई भी हो सकता है, पुजारी हो सकता है, कोई विद्वान आदमी हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। इस समय का एक मेजर डेवलपमेंट था भक्ति का उदय होना, ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी एंड द डिवोटेज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड इलेबोरेट रिचुअल्स। तो भक्ति में क्या आता था कि हर कोई अपना एक पर्सनल डिटी, मतलब कि एक पर्सनल देवता मानता था, है ना, मतलब कि किसी एक देवता की पूजा करता था और बोला जाता था कि बिना किसी रिचुअल के, बिना किसी पुजारी के आप उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति ट्रेडिशन का इसी में उदय हुआ। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन सब कंटिनेंट। इसी पीरियड में नए नए रिलीजन इंडिया में आए, है ना। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। तो मर्चेंट और माइग्रेंट जो थे, मतलब कि कुरान का जो आइडिया था इंडिया में लाए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम जो कुरान को अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी टू वन गॉड, और एक गॉड को मानते हैं जिसमें अल्लाह बोलते हैं उन लोग। मैनी रूलर्स वेयर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। तो कहा जा रहा है कि कई रूलर जो है इस्लाम के पैटर्न बन गए, ठीक है। एंड इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर। तो अपने फॉलोवर के द्वारा इस्लाम को कई तरीके से इंटरप्रेट किया गया, डिटेल मतलब डिस्क्राइब किया गया। देयर वेयर सिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ। तो एक सिया मुस्लिम होते हैं, है ना, जो प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ में विश्वास करते हैं, अली में। अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सुन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ अर्ली लीडर खलीफा ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। तो जैसे सुन्नी जो होते हैं खलीफा को मानते थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन वेरियस स्कूल ऑफ लॉ। तो कहा जा रहा है कि इस्लाम में भी कई तरह के डिफरेंस है, जैसे इंडिया में मेनली हनाफी और सफ़ी दो लॉ स्कूल ऑफ लॉ है, एंड द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन।
नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरियन डिडंट सी टाइम जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। कहा जा रहा है कि हिस्टोरियन के लिए टाइम का मतलब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घंटा पास करना या फिर साल का गुजरना। एज अ क्लॉक और ए कैलेंडर टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हिस्टोरियन जो है टाइम को देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ का सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है ना, किस तरह से वहाँ के लोगों के आइडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट ईजियर बाय द डिवाइडिंग द पास्ट इनटू 3 सेगमेंट। तो कहा जा रहा है कि 3 सेगमेंट में बांटा गया है इसको, ठीक है, ताकि लोगों को पढ़ने में आसान हो पूरे पीरियड को। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 3 पीरियड। तो जैसे एक ब्रिटेन हिस्टोरियन थे, ठीक है, अंग्रेज के हिस्टोरियन थे, उनके द्वारा इंडिया को 3 पीरियड में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। तो कहा जा रहा है कि उनके बांटने का आधार क्या था, तो उस समय के जैसे 700-800 ईस्वी तक मेनली जो राजा हुआ करते थे हिंदू हुआ करते थे, ठीक है। 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम राजा होने लगे, बाद में फिर अंग्रेज लोग आ गए तो क्रिश्चियन हो गए, है ना। तो इसके आधार पर उसको बांटा गया है कि राजा का धर्म किस आधार पर था। फिर हिस्टोरियन फॉलोड द पीरियडेशन टुडे। तो कुछ हिस्टोरियन जो थे पीरियड के आधार पे बांटने लगे, पीरियड कहने का मतलब उनके टाइम के आधार पे बांटने लगे, ठीक है, वो धर्म के आधार पे नहीं। द हिस्टोरियन हिस्ट्री जो रीड टुडे वेर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदरर। जैसे हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं पहले हंटर लोग रहते थे, फार्मर लोग रहते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका क्लास बढ़ता गया, ठीक है, फिर एम्पायर बनता गया, किंगडम बनता गया। द हिस्ट्री यू विल यू स्टडिंग दिस ईयर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडिवियल। तो हम लोग इस बुक में क्लास 7 में जो पढ़ेंगे वो मिडिवियल हिस्ट्री है। पिछले साल जो पढ़े थे मेनली एंशिएंट हिस्ट्री था, ठीक है। तो यू विल फाइंड मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ रीजनल एंड इंपेरियल स्टेट फॉर्मेलिटीज, समटाइम द कोस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज द मेजर रिलीजन, द अराइवल्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हिंदुइज्म का राइज होना, इस्लाम का राइज होना, कैसे वो लोग आकर के यहाँ लूटपाट किया, है ना, अपना धर्म का प्रचार किया। उसके अलावा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंजेस। तो ये 1000 ईयर जो हिस्ट्री का इसमें कई चेंज आया। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th। तो कहा जा रहा है कि जो 16th और 18th सेंचुरी था डिफरेंट था 8th और 11th सेंचुरी के मुकाबले। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोर ओवर द मिडिवियल पीरियड ऑफन ट्रांसलेटेड इन कॉन्स्टेटेज विद द मॉडर्न पीरियड। तो कहा जा रहा है कि मिडिवियल पीरियड और मॉडर्न पीरियड को लगभग किसी के द्वारा एक ही माना जाता है। मॉडर्निटी कैरिड विद सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड में भी। During these 1000 years, the societies of subcontinent were transformed often and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading company। तो कहा इन हज़ारों सालों में मतलब कि इंडिया इतना प्रॉस्पर किया, डेवलप किया कि यूरोपियन ट्रेडर इंडिया में आए यहाँ के धन संपत्ति को देख करके। हम लोग इसके बारे में भी इस बुक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें हम लोग मेनली पढ़े क्या, तो हम लोग इसमें यही पढ़े हैं कि पहले तो ये पूरे बुक का इंट्रोडक्शन था कि आने वाले क्लास में, आने वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, किस तरीके से हिस्ट्री में चेंज आया, कैसे कैसे यहाँ पे चेंज आया, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े। तो कहाँ पे किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े, हिस्टोरियन को क्या प्रॉब्लम होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े, है ना। तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ट्रू फॉल्स बताइए। यहाँ पे जैसे ट्रू और फॉल्स बताना है कि वी डिडंट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700, ठीक है। यहाँ पे 4 ट्रू फॉल्स है, उसको बताइए यस या नो या ट्रू और फॉल्स इस तरीके से। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, उसको इसमें बताइए। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।